Hello everyone. Hope you all are fit and fine. So I think this is your first class, first online classes. Actually, due to the elections duty, I'm busy for this purpose. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो मैं आपके पास जो मेरा सब्जेक्ट है, वो है हमारा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कि उसमें हम ये देखेंगे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को आप अगर वहाँ एज ए मैनेजर डिप्यूट होते हैं तो आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट, और उसमें क्या काम करना हमें पड़ता है मैनेजमेंट। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नाम से क्लियर है मैनेजमेंट। तो दो चीजों को मिलके बना है, एक हो गया मैन और दूसरा हो गया मैनेज। ठीक है। आपको ह्यूमंस को कंट्रोल करना है, नॉट द थिंग्स। एक चीज आप जरूर ध्यान दें, नाम से क्लियर है मैनेजमेंट, यानी कि मैन को हाउ टू मैनेज द मैन। सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग हैं, तो आप 50 लोगों को किस तरह से मैनेज करेंगे कि वो अपना हर काम बिल्कुल सही टाइम पे सही तरीके से कर पाए, और हर एक को आप इक्वल रिस्पॉन्सिबल और इक्वल रिस्पेक्ट, और उनको जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो हर एक इंडिविजुअल को आप इक्वली दें। तो उसको हम कहते हैं कि ये परफेक्टली मैनेजमेंट है, कि आपने परफेक्टली मैनेज किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें कि जो आपके एम्प्लॉय हैं उनका सेटिस्फैक्शन जो है वो निकल के आए और वो आपके लिए बेस्ट करने का काम करे। तो वो हम मैनेजमेंट में करते हैं। तो मैन यानी कि ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि आपस में क्लैश होता है। तो आपको उस सब चीजों को ओवरकम करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट फिट करवाना है। तो इसमें हम कुछ उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, जिनकी वजह से कि अपनी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका जो गोल है उसको अचीव कर पाए। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपके इम्प्लॉयज के बीच, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो, वो आपस में झगड़े नहीं, उनका मन मिटाव कम हो, एक दूसरे को मोटिवेट करें। तो इस टाइप का जो आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, वो हमें मैनेजमेंट में पता चलता है कि उनके काम क्या है, किस तरह से वो करेंगे, क्या क्या उनके फंक्शन हैं, कितने तरह का मैनेजमेंट होता है, किस तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि डांट के काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप मोटिवेट करो तो वो उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कई सारी अप्रोचेस हैं जिनको हमको इसमें स्टडी करना है, और कई सारे ऐसे अप्रोचेज और प्रिंसिपल्स हैं जो हम इसमें समझेंगे कि हम उनको अपनी डेली लाइफ में भी उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट जनरली क्या है कि स्टार्टिंग में क्या था कि सिर्फ आपको पता होगा कि हम जो है एसेंटेरा में केवल गुड्स को हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे से गुड्स को एक्सचेंज करते थे, सर्विसेज एक्सचेंज नहीं होती थी, गुड्स एक्सचेंज होते थे। अभी क्या होने लग गया है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लग गए, नई नई चीजें सामने आने लग गई, तो फिर उससे ये पता लगा कि यार एक मैनेजमेंट जो एक फंक्शन है, पहले आपने देखा होगा क्या है, पहले इकोनॉमिक्स होती थी, इकोनॉमिक्स से जन्म हुआ कॉमर्स का। उसने कहा इकोनॉमिक्स में सारी चीजें इंक्लूड हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जैसे आपने बीकॉम में पढ़ा होगा कि कंज्यूमर बिहेवियर की हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, कि एक कंज्यूमर कैसे अपने आप को बिहेव चेंज करता है। तो अब उन्होंने कहा यार ये इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर इज द नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब प्योरली इकोनॉमिक्स से होना चाहिए और कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट, सिर्फ वो होना चाहिए। तो जैसे जैसे चीजों लोगों को समझ में आती रही, लोग चीजों को समझते रहे, वो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, वो सब लोगों को पता लगते रहे। अब जब ये चीजें लोगों को क्लियर समझ में आने लग गई, तो फिर उसके बाद अलग अलग चीजों का डेवलपमेंट हुआ कि हम इन चीजों को कैसे ही करेंगे, किस तरह से हम इसमें काम करेंगे, कैसे हम इसमें फंक्शन को डेवलप करेंगे, किस तरह से फंक्शन को डेवलप करेंगे, इन सब चीजों के बारे में बात होने लगी। ठीक है। तो उसी तरह से धीरे 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 धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है क्या हुआ, फिर मैनेजमेंट का जन्म हुआ। ठीक है, अराउंड 2000 के आसपास उनका मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट होना चाहिए, तो पहले तो मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स, है ना। पहले इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से निकला कॉमर्स, कॉमर्स से निकला मैनेजमेंट। तो फिर उन्होंने कहा कि यार कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट,
सॉरी, मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ द कॉमर्स, कि जो मैनेजमेंट है वो कॉमर्स का पार्ट है, कॉमर्स का हिस्सा है। लेकिन फिर क्या है, धीरे धीरे जब डिफरेंट तरह के लोगों के व्यूज, लोगों का डेवलपमेंट, लोगों का सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, जब ये सब चीजें चेंज होने लग गई, तो कहा नहीं यार, दिस इज डिफरेंट स्ट्रीम, ये अलग स्ट्रीम है, इसको सेपरेट करना चाहिए। तो वो हुआ, फिर मैनेजमेंट निकला। मैनेजमेंट निकला तो एक टाइम पे आपने देखा होगा एमबीएस की भरमार होने लग गई देश में। एमबीए कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज खुलने लगे यार। फिर और कुछ होना हो, लेकिन हर चीज का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी। मैनेजमेंट चाहिए हमें, हर चीज में मैनेजमेंट, हर चीज में मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे मैनेज करेंगे इतने सारे लोगों को, इतना ह्यूमन पावर हमारे पास है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हाउ टू यूज दैट, कैसे हम उसको यूज करें, कैसे हम उसको मैनेज करें, है ना। तो वो फिर एक अलग स्ट्रीम डेवलप होने लगे, मैनेजमेंट। तो आज हम उसी इरा में खड़े हुए हैं, और एक अलग कॉमर्स के अंदर है ये पार्ट, लेकिन आप एमबीए जैसे हम करते हैं, ठीक है, कुछ एमकॉम करते हैं तो कुछ एमबीए करने के लिए जाते हैं, तो एमबीए मतलब वहां सिर्फ ये चीजें सिखाई जाती है। तो धीरे धीरे मैनेजमेंट एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमारी कंट्री में खड़ा हो गया कि बिना मैनेजमेंट के हमें कुछ करने की, मतलब कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेस है, उन सबको कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। उसने कहा मैनेजमेंट होना चाहिए उसके। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो हर चीज अच्छी हो जाएगी। आज भी लोग ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। तो मैनेजमेंट का क्या है कि आपके डे टू डे, यानी कि आपके घर से लेके और आपके प्राइम मिनिस्टर तक, इन सब चीजों को जो आपस में कोरिलेट करता है, जो सिंगल टर्म वर्ड यूज होती है, जो ये हम देखो घर में भी हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, हर चीज को मैनेज करके, वो ये होता है थोड़ा सब्र करके काम लो, इसको मैनेज करके चल लो, है ना। तो मैनेजमेंट आपकी डे टू डे लाइफ में इंक्लूडेड है। चाहे आप सुबह उठते हैं, वहां से अगर आप कॉलेज आते हैं, फिर उसके बाद आप क्लासेस पढ़ते हैं या कहीं जॉब पे जाते हैं, तो हर चीज का एक टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स है। वो शेड्यूल ये नहीं है कि आप पंक्चुअल है, नहीं। शेड्यूल फॉर द मैनेज, हाउ टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर वर्क। आप अपने टाइम को अपने काम के हिसाब से कैसे मैनेज करते हैं, वो बताता है। और ऐसे ही चाहे कोई सीईओ हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कंपनी का मालिक हो, देश का प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी हो, एवरीथिंग, हर जगह आपका मैनेजमेंट है, ताकि चीजें आपस में क्लैश ना हो, और आदमी जो काम करना चाहे वो इजिली वो काम कर ले। उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट, वेल मैनेज्ड, जहां पे की चीजें आपस में टकराए। तो ये एक आपके साथ प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। तो जनरली लोग कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया, हाउ टू मैनेज द मैन। आप मैन को कैसे मैनेज करेंगे, ये कंपनीज के बेसिस पे ज्यादातर है, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग हैं तो उनके वर्क को आप कैसे डिवाइड करेंगे, और कैसे आप जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करने के लिए कैपेबल है, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम अच्छे तरीके से कर सकता है। तो आपने इस मैन को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, हमने क्या करना है, उसको मैनेज करना है। तो वो मैनेज करने के लिए जनरली हमारे पास मैन इन द सेंस, ये आप एक तरह से ये फंक्शंस ऑफ, ये आपका एक जो प्रोडक्शन का फंक्शन है वो लेते हैं हम। जैसे क्या क्या मैनेज करेगा, एक तो मैन, मैन किसको मैनेज करे, मशीन, मटेरियल, मनी। ठीक है, देखो, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, और एक और एम है। ठीक है, मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जनरली हम डिवाइड कर देते हैं इन 5 एम, 5 एम्स कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, 5 एम। तो क्या क्या मैनेज करना है आपने, एक तो सबसे पहले आप मैन को मैनेज करेंगे, फिर आप मशीन को मैनेज करेंगे, मटेरियल को मैनेज करेंगे, और मनी को मैनेजमेंट करेंगे। तो इन चीजों को हम क्या करते हैं, आपस में देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेंगे, और ये काम करने के लिए हमारे पास क्या है, मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। मैन कौन सी मशीन में काम करेगा, मशीन में किस तरह का मटेरियल जाएगा, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, और व्हाट काइंड ऑफ मेथड यू हैव टू यूज। ये अगर आपकी पांचों चीजें मैनेज हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका मैन को प्रॉपर वर्क हो, उस प्रॉपर वर्क में आप जिस जिस मशीन या जिस टेक्नोलॉजी या जिस चीज से उसको आप यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी इन द सेंस मेथड्स, जिसको हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, वो सिंक्रोनाइज करने के लिए एम दिया गया है, उसका नाम मेथड्स, यानी कि टेक्नोलॉजी। तो
किस टेक्नोलॉजी का आप यूज करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए, मटेरियल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, जो भी गुड्स उसमें लगा रहे हैं, चाहे मटेरियल इन द सेंस अगर वो मैनेजमेंट का काम कर रही है तो वो मैनेजमेंट करे, अगर वो किसी प्रोडक्शन का काम कर रही है तो उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, मनी, हाउ मच मनी यू हैव टू यूज, आपने कितनी मनी उसमें यूज करी है और उस मनी का किस तरह से आप आउटपुट निकालते हैं, और मेथड्स, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक यू हैव यूज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो मेनली आपको इन चीजों को क्या करना है, मैनेज करना है, इन 5 चीजों को मैनेज करना है जो हम इसमें पढ़ेंगे। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, मटेरियल, ठीक है, मनी, इन सब चीजों को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें आए। उस ऑर्गेनाइजेशन का हम क्या करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन, वो जरूरी है। जब वो कोऑर्डिनेशन होगा तब वो चीजें निकलेगी, जब कोऑर्डिनेशन होगा तब एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन करे, कोऑर्डिनेशन के बाद आपने कर दी स्टाफिंग, कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उस हिसाब से आपने स्टाफिंग करी। स्टाफिंग के बाद आपने कर दिया बजटिंग, हमको किस तरह का बजटिंग चाहिए। देन कंट्रोल, कि आप उस पर किस तरह का कंट्रोल करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कम्युनिकेशन। मोटे मोटे तौर पे ये हमारे काम है मैनेजमेंट, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे फिर उसमें कोऑर्डिनेशन करेंगे, स्टाफिंग करेंगे तो स्टाफिंग की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, बजटिंग होना चाहिए, पता होना चाहिए कितना हमारा बजट है, कंट्रोल, हर अलग अलग तरह के कंट्रोल होंगे। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, कि इन सारी चीजों के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन है वो बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन। और इन सब चीजों को करने के लिए ये सारा जितना भी मैंने अभी आपको बताया, इन 5 मैन, मशीन, मटीरियल, इनको मैनेज करने के लिए जो आपने कंपनी बनाई है, उसकी स्टाफिंग करी है, उसकी बजटिंग करी है, कंट्रोलिंग करी है, कम्युनिकेशन सेटअप आपस में डेवलप करा है, इन सब चीजों के लिए एक वर्ड मैनेजमेंट में यूज होता है, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही है तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही होंगी, अगर आपका प्लानिंग सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होगा। एक होता है ना, उसने कहा आज मैं कल से सुबह 4 बजे उठूंगा और पढ़ाई करूंगा, दिस इज पॉसिबल। कितनी बार हमने ऐसा सोचा होगा, इवन मैंने, आपने, हमने सबसे किया होगा ये काम, यार कल से मैं ना पढ़ाई करूंगा, लेकिन क्या होता है, नहीं होता। क्यों, वो सिर्फ प्लान है। क्या है, प्लान। ठीक, प्लानिंग नहीं है। अगर प्लानिंग हो तो आपका काम सक्सेसफुली हो सकता है, और 101% होगा अगर आपने प्लान सेट किया। ठीक है, अगर आपने प्लानिंग की है, प्लानिंग नीड अ प्रोसेस, ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये सब चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, लेकिन प्लान में कुछ नहीं है, जस्ट आपने एक वर्ड बोला, दैट्स इट। तो मैनेजमेंट कहता है कि प्लान इज नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आपको प्रोसेस, प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, तब आप उस पर सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप सिर्फ प्लान बनाएंगे तो प्लान कर, मैं घूमने जाऊंगा कल, कभी नहीं जा पाओगे, नेवर। और अगर हमने प्रॉपर प्लान किया है कि यार वहां घूमने जाएंगे, इतने बजे उठना है, गाड़ी चाहिए, खाना चाहिए, रहना चाहिए, ये सब चीज चाहिए, तो आप वो काम अच्छे से कर सकते हैं और वो काम कंप्लीट होगा। लेकिन अगर सिर्फ प्लान बनेगा तो प्लान आपका कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होने देगा, इवन वो काम स्टार्ट भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैनेजमेंट में कहते हैं कि प्लान इज नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। अगर आपने किसी प्रॉपर अच्छी प्लानिंग करी है तो फिर वो काम सक्सेसफुली हो जाएगा, अगर नहीं करी है तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, गारंटेड है। आप खुद आजमा के देख लीजिए। अगर मैं ये कहूं कि मैं कल सुबह 4 बजे उठ के घूमने जाऊंगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं कई दिन से सोच, वो होगा ही नहीं। लेकिन अगर मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, यार मुझे 9:30 10 बजे सोना पड़ेगा, ठीक है, अलार्म लगाना पड़ेगा, सारी जो चीजें मुझे चाहिए घूमने के लिए सुबह मॉर्निंग में, वो सब मुझे प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सुबह जब मेरा अलार्म बजेगा तो मुझे उठना पड़ेगा, सोचूं 10 मिनट और सो जाता हूँ तो 10 मिनट 1 घंटा हो जाएगा और मैं 4 बजे कभी नहीं उठ पाऊंगा। इसलिए प्लानिंग में हमेशा
ब्लूप्रिंट तैयार होता है, तभी ये सारी चीजें आप मैनेज कर पाओगे। जितनी सारे ये फंक्शंस हैं, दीज आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत डीप है मैनेजमेंट, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं उसे। ये तो मैंने कुछ ही चीजें आपके सामने अभी यहाँ पे रखी हैं। प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग इज डिफरेंट स्ट्रेटजी है। अगर आप किसी को किसी कंपनी से कंपटीशन कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। तो कैसे स्ट्रेटेजी बनाओगे आप? पहले उनकी शॉर्ट कमिंग स्वॉट एनालिसिस करोगे हर जगह। ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव। लाइन है, लाइन और स्टाफिंग है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, किस तरह का है आपके पास? कोऑर्डिनेशन, व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन यू हैव, कितने तरह का कोऑर्डिनेशन करोगे? अगर आप प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग आप कैसे बनाओगे? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, प्लानिंग के कौन कौन से स्टेप है? तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और ये काफी कुछ आपको एक आइडिया दे देंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से जो है सिस्टमेटिकली काम करती है। अगर उसका एक भी फंक्शन ब्रेक डाउन हो गया तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा। और इन सब चीजों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये हम अभी जो भी आपके पास जो चैप्टर है, आप अगर अपना सिलेबस देखें तो प्लानिंग लिखा होगा, पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखा होगा, देन प्लानिंग लिखा होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग लिखा होगा। ये एक एक चैप्टर है। जो जितने यहाँ पे फंक्शंस हैं, दीज आर द सिंगल चैप्टर्स इन योर सिलेबस। ये एक चीज, एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, एक एक चीज। तो ये आप क्या करेंगे, इसको इस चीज को आप क्या करेंगे अपने चैप्टर में देखो। जो आपका चैप्टर प्लान है उसमें आप देखोगे कि ये सब एक एक आपके चैप्टर हैं जिनको आपको डिटेलिंग में जाके यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में आपको किस तरह से घुसना है और कैसे कैसे इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, कौन कौन सी चीजें उसके ऊपर आएंगी। अभी फिलहाल हमारा जो फोकस है वो फोकस है पहले इंट्रोडक्शन पे, कि भाई जो ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और किस ये इसकी जरूरत पड़ी है हर आदमी को इसको समझने के लिए। ठीक है ना? क्योंकि क्या है कि कोई भी काम करने के लिए आपने देखा होगा कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज एक मिट्टी का ढेर है और उस मिट्टी के ढेर को मुझे क्या करना है, मैंने सोचा कि यार ऐसा कर रहे हैं कि इसको जो बैग होते हैं, सैंड बैग, ठीक है, सीमेंट के जो बैग है, थैले, मैंने सोचा यार इनको मैं, इस मिट्टी ये यहाँ पे फैली हुई है, इसको मैं थोड़ा सा इनमें रख लूं। ठीक है, तो अब ये तो जनरली मैंने सोचा, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार कर लेते हैं। तो मैंने क्या उठाया कि हाथ से मैंने भरना शुरू कर दिया उस थैले में। ठीक है, अब अगर मैंने उससे हाथ से उसको भरना शुरू कर दिया तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी मुझे? मुझे दिक्कत ये हो जाएगी कि जब मैं उनको भरना शुरू करूंगा तो एक तो टाइम बहुत जाएगा और दूसरा मेरे को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मुझे मेहनत बहुत ज्यादा करनी है और टाइम भी बहुत जाएगा, तो उससे वेस्टेज हो जाएगा ना मेरे एफर्ट्स का, और वो काम भी कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो हेल्पिंग हैंड इज काइंड ऑफ मटेरियल जिनकी मैं बात कर रहा था आपको, कि मैन, मशीन, मटेरियल्स, मेथड्स। मेथड्स और मटेरियल ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। मटेरियल यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जैसे आपने घर गांव में देखा होगा बेलचा, जिससे कि वो भरते हैं, लेबर को देखा होगा आपने काम करते। तो वो क्या है? हेल्पिंग हैंड है। लेकिन अगर आप सिंगल हैंड उसको काम करेंगे तो फिर भी आपको ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब उसमें भरा जाएगा मटेरियल तो फिर वो हैवी हो जाएगा और उसको पलटने में आपको दिक्कत होगी। तो आपने कई बार, आप जब गांव में जाओ या कहीं जाओ, देखो आप एक रस्सी लगाई रहती है उसमें लेबर ने, और वो उसको उधर से हल्का सा खींचता है। तो एक उधर से ऐसे डालता है और दूसरा उसको खींचेगा। ठीक है, तो वो क्या है? दिस इज योर मैन। दो आदमी आपने लिए, उनको बोला कि तुम ये काम करो। अब दोनों अगर अपने हाथों से इस तरह से भर रहे हैं तो उनको उसमें टाइम जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। लेकिन मैनेजमेंट आपको क्या सिखाता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। उन दोनों में आपको कोऑर्डिनेट करना है और साइंटिफिकली कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है, वो मटेरियल आपको इस तरह से यूज करना है, या मेथड आपको इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो थके नहीं, रेस्टलेस हो। ठीक है, उनको थोड़ा सा आराम भी हो और वो काम टाइमली पूरा करें। तो वो क्या करेंगे? एक देखा होगा आपने, एक रस्सी बांधते हैं और जैसे वो बेलचा मारते हैं फिर उसमें भरते हो बैग में। अब एक आदमी की और आपको जरूरत है जो थैला पकड़ेगा। ठीक, तो अब ये इन तीनों लोगों की आपको जरूरत पड़ी। एक आपको बैग की जरूरत पड़ी, एक बेलचे की जरूरत पड़ी, एक रस्सी की जरूरत पड़ी। जो आपका मटेरियल है, मिट्टी है, वो आपको उठानी है। फिर क्या है कि बारी बारी
कि जो अभी ये कर रहा है वो फिर रस्सी खींच ले, जो रस्सी खींच रहा है वो थैला पकड़ ले। इस तरह से उन्होंने वर्क को आपस में मैनेज कर। कभी आप गौर से देखना, किसी घर में अगर कोई काम चल रहा हो तो वो लेबर किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। आप जो नई टेक्निक यूज कर रहे हैं उस काम को करने, पुराने टाइम पे तो क्या होता था, लोग जो है कंधे में रख के फिर लेके जाते थे, लेकिन अभी सब हमें चेंज हो रहा है। तो ये चेंज, भाई अगर किसी ने बेलचे का यूज करा है तो किसी ने तो सोचा होगा दिमाग में कि यार ये काम अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसमें ताकत कम जाएगी और टाइम भी कम लगेगा और मेरा काम जल्दी से पूरा हो जाएगा। बस यही मैनेजमेंट। आपका समय बताना, आपका एफर्ट्स बताने, आपके मनी बचाना, आपकी बॉडी को बचाना है, आप रेस्टलेस हो, थके नहीं, और काम आपका अच्छे से पूरा हो जाए, और जितने लोग उस काम में लगे हुए हैं हर एक को बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की जाए। ये होता है मैनेजमेंट, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या है कि मैनेजमेंट, अब इससे क्या निकला कि मैनेजमेंट आपकी आर्ट्स भी है ना, हाउ टू एक्ट, कैसे आपने काम किया, काम करने की कला है वो, एक आर्ट्स भी है। लेकिन साथ ही साथ आपने उसमें क्या किया, साइंटिफिक अप्रोच भी लगाई, तो इसलिए वो साइंस भी है। तो मैनेजमेंट आर्ट्स एज वेल एज साइंस दोनों है। साइंस भी यूज हो गई है। पता लग गया आपको कि अगर एक आदमी ताकत लगाएगा तो वो थक जाएगा, इसलिए आपने क्या कर दिया, न्यूटन का लॉ लगा दिया, हल्का यहां से आपने हल्का सा पुश किया, वहां पूरा खींच दिया। आपने देखा होगा ना पिक्चरों में, कुएं से पानी निकालते हैं, अगर आदमी ऐसे खींचेगा रस्सी तो उसके एफर्ट्स ज्यादा जाएंगे, हाथ थक जाएगा, पानी भरेगा नहीं और वो जल्दी से फेडअप हो जाएगा। ठीक, इसीलिए क्या लगाई रहती है, घिरनी लगाई रहती है, रस्सा उसमें डालते हैं, यहाँ हल्का सा खींचते हैं, वहां वो बहुत ज्यादा निकलता है। ठीक है, ये आपने शायद अगर किसी ने पढ़ाया होगा तो उसको हम बोलते हैं लीवरेज, अकाउंट्स की भाषा में हम उसको बोलते हैं लीवरेज, कि अगर आपने स्लाइड किसी चीज को चेंज किया तो दूसरी चीज में उससे कितने गुना चेंज हो रहा है। ये लीवरेज का भी एग्जाम्पल है वो, गिरने वाला। तो आपने उसको हल्का सा खींचा, आपके हाथ थके नहीं, बाल्टी आपने नीचे डाली, सट 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 करके खींचा, वो तुरंत ऊपर आ गई। लेकिन अगर आप कुएं में सीधे बाल्टी नीचे डाले बिना उसकी सहायता के और फिर उसको खींचने लगे तो आप क्या होंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे और आप वो काम नहीं कर पाएंगे पूरा। इसलिए आपने दिमाग का यूज किया, साइंस का यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, एक नई टेक्निक आपने ट्रिक लगाई कि हम काम को इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, फिर आपने वो कुएं से पानी भरा। तो देखो अब हर जगह कुएं में वो लगाया रहता है। तो किसी ने तो सोचा होगा ये चीज, कहीं से तो दिमाग में आई होगी, तो आई है तो इसलिए वो आर्ट्स भी है और एज वेल एज साइंस भी है। उसमें साइंस के फंक्शन का प्रॉपर यूज हो रहा है, उसमें साइंस के फंक्शन का प्रॉपर यूज हो रहा है। अगर कोई साइंस के स्टूडेंट हो तो समझ सकते हो कि वो जो गिरनी से जो इजिली से पानी निकल रहा है उसको भी मेजरमेंट करते हैं हम, कोई चीज बोलते हैं, मैं भी नाम भूल रहा हूँ उस चीज का, तो वो निकालते हैं उसको, तो वो क्या है, दिस इज कॉल्ड साइंस। टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं, और आर्ट तो है एक्ट, हम कोई काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है और आर्ट्स भी है। क्या है, अलग अलग हिसाब से है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो मैनेजमेंट की आपको रिक्वायरमेंट क्यों है, तो रिक्वायरमेंट इसलिए है कि लॉरेंस एप्पल एक मैनेजमेंट के वो है, ठीक है, फाउंडर मेंबर से आप उनको कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कई सारी जो है उन्होंने क्या करी है, ह्यूमन बिहेवियर पे कई सारी उन्होंने अपने रिसर्च करी है, कई सारी स्टडी करी है। तो लॉरेंस एप्पल कहते थे कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, टेक माई क्लोथ्स, टेक माई शूज, टेक माई एवरीथिंग, टेक माई मनी, बस जस्ट गिव मी अ मैन, आई कैन मैनेज देम एंड आई कैन अर्न ऑल ऑफ द थिंग्स विच आई नीडेड फॉर लिवलीहुड। ठीक है, उसने कहा मेरे से सब ले लो, आप मेरा पैसा भी ले लो, कपड़े ले लो, जूते ले लो, चप्पल ले लो, घर ले लो, मकान ले लो, सब ले लो, बस मुझे ह्यूमन दे दो, रिसोर्सेज दे दो, ह्यूमन रिसोर्स, राइट। बस मैं उनको ट्रेन करूंगा, उनको मैनेज करूंगा और वो सारे लोग मेरे लिए ये सब बना के दे। तो उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ आदमी चाहिए। तो उन्होंने एक विजन रखा, ठीक है, कि आप ह्यूमन को किस तरीके से यूटिलाइज कर सके, ये सारी चीजें वो आपके लिए अर्न कर दे, बट यू हैव द कैपेबिलिटी। उसके लिए लीडरशिप चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए। तो अलग अलग मैनेजमेंट के फंक्शन है। देखो अब जैसे जैसे हम इसमें घुसते जाएंगे हमें मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस का पता लगता रहे। किसी आदमी को आप बोलो कि मेरे लिए काम करे तो क्यों काम करेगा,
इसका मतलब या तो आपका प्रभाव उसके ऊपर होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए तो इसका मतलब आप उसको मोटिवेट भी करेंगे उस काम के लिए, तो आपके अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उसको लीड करें, ठीक है, लीड फ्रॉम द फ्रंट। कोई आप बोल रहा है, ऐसा हाउ कैन इट पॉसिबल कि कोई आदमी बोलेगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? क्या हम दे सकते हैं किसी को खून? सबसे पहले आदमी डरता है, उसने कहा यार कैसे, लेकिन नहीं, वो क्या थे, मोटिवेशनल स्पीकर। वो इतना मोटिवेट करते थे लोगों को, लीड बाय द एग्जांपल्स कि लोगों ने दिया सामने जाके, उनको पता है मुझे मरना है, वो कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप इस सेंटेंस को थोड़ा अपने दिमाग में डालिए और सोचिए कितने बड़े मैनेजमेंट रहा होगा, और मैनेजरियल जो उनकी कैपेबिलिटी, ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से उन्होंने इम्पैक्ट किया, किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया होगा, कि जहां क्लियर छुपाई नहीं गई बात कि तुमने मरना भी है, यहाँ बता दिया। लेकिन लोग जुड़े सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। तो क्या है, दिस इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, मोटिवेशनल स्पीकर। लोग उनकी बात को सुनते थे, समझते थे और उनके लिए काम करते थे। तो दिस इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट। सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु है मेरे हिसाब से, महात्मा गांधी भी रहे, नो डाउट। उन्होंने इतने लोगों को अपने साथ जोड़ा, इतने पूरा, जब कम्युनिकेशन कुछ नहीं था फिर भी लोगों को घर घर गांव गांव पता था कि आज ये होने वाला है। लेकिन वहां ये नहीं था कि उसने कहा अहिंसा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो करेंगे, बहिष्कार करेंगे। वहां भी आदमी थोड़ा सोचता है चलो कोई बात नहीं, यहाँ शामिल हो लेते हैं। लेकिन जब आपको कोई बोला कि भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इट्स क्लियरली मीन कि आपकी सेक्रीफाइस मांग रहे हैं आपकी लाइफ का, और उसके बावजूद भी लाखों लाखों लोग जो है आपके साथ जुड़ रहे हैं। इट्स मीन यू हैव अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो मैनेजमेंट आपको ये भी सिखाता है कि आप लोगों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे, इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे लोगों को अपनी बातों से कि वो कहेंगे कि यस, मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं। तो वो है लीडरशिप क्वालिटी, वो है मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। धीरे धीरे बाद में लोगों को समझ में आई ये चीजें कि ये आप इसको इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में था वही, एक्चुअली में दिस इज मैनेजमेंट। कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सारी चीजें होनी चाहिए और ये होना चाहिए और इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है ना? तो ये सब चीजें आती है मैनेजमेंट के अंदर, जो हम अभी इसमें धीरे धीरे जब हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो इन सब चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे, समझेंगे चीजों को कि किस तरह से होता है। अब मोटिवेशन की जैसे हमने बात करी, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, कोई आदमी कहता है वो पैसे के लिए मोटिवेटेड है, उसको बोला कि यार हम तेरे को 10,000 रुपए देंगे, मेरे साथ में काम करना है, तो वो मोटिवेटेड है। किसी को आपने बोला नहीं यार, ऐसा है कि मैं तुझे जो है सब कुछ फ्री दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, रहना खाना पीना सब, गाड़ी वाड़ी फ्री, कई तरह की चीजें आती। उसने कहा अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, तो लोग अवार्ड के पीछे जाते हैं कि चलो ये मोटिवेशन है। कुछ लोगों का क्या होता है, घर में देखा होगा आपने, उसने कहा पढ़ो, पढ़ते नहीं, जब एक मारो तो फिर वो पढ़ता है, डांटो वो पढ़ता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कई तरीके के मोटिवेशन होते हैं। इंसेंटिव है, कैश है, ठीक है, आपको प्रमोशन दे दिया, आपको जो है स्टेटस सिंबल आपका इंक्रीज हो गया, तो आप उसी से मोटिवेटेड होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, हर आदमी अपने हिसाब से अलग सोचता है। तो अलग सोचता है तो फिर उसको मोटिवेट करने के अलग अलग तरीके निकालने पड़ते हैं। अच्छा इसके लिए कौन सी चीज सही रहेगी, कौन सा इमोशन, कौन सा सेंसिटिव एरिया है जो मुझे इसका हिट करना है और ये मेरे लिए जाके काम करेगा। तो ये सब चीजें आती है मैनेजमेंट के अंदर। जनरली हम ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको कैसे समझे कि ये काम कर सकता है और उससे हमने उसका बेस्ट निकालना है, जो उसका बेस्ट आउटपुट है, जो काम एक्चुअली में कर सकता है। आइडेंटिफाई करो क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, उसकी क्या क्वालिटी है, वो क्या कर सकता है। जब आप स्टाफिंग करेंगे, सॉरी मिटा दिया, जब आप स्टाफिंग करेंगे, जब आप रिक्रूटमेंट करेंगे, तो आप ये सब चीजें उसको देखेंगे कि क्या है। जब हम उसकी सैलरी डिसाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या ये मेरे लिए कितने का आउटपुट कर पाएगा, यूजफुल है या नहीं। अगर यूजफुल है तो इन, यूजफुल नहीं है तो आउट। यही होता है सिलेक्शन में। तो आपको कहीं कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो पहले आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो कि यार वो मुझे रखेंगे, क्या उनको मेरी जरूरत है, व्हाट आई हैव जो उनके पास नहीं है। अगर नहीं है उनके पास और वो आपके पास है तो आपकी जॉब कंप्लीट है, आप अंदर हैं। और अगर उनके पास वो ऑलरेडी है जो आपके पास है तो आप बाहर।
तो ये सब चीजें प्ले होती हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। किसी का रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, इन सब चीजों में हर चीज देखी जाती है कि ये मेरे लिए ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या कोई और इसकी जगह कोई काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसको यूएसपी बोलते हैं मार्केटिंग के भाषा में, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि आपकी यूनिक सेलिंग क्या है, क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी क्या है जो औरों के पास नहीं है। वैसे आपने कई लोगों से सुना होगा कि हर एक के पास एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है, एक अलग क्वालिटी होती है। तो सवाल फिर ये उठता है ना कि हम 140 हैं, तो 140 तरह की क्वालिटी हो सकती है? दिस इज द क्वेश्चन ना, कि 140 तरह की क्वालिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। खैर छोड़ो, दिस इज द डिफरेंट पार्ट, कभी और इस चीज पे डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा फोकस है वो मैनेजमेंट को समझने का है, कि आखिर में ये आपके सिलेबस में रखा क्यों गया है और किस लिए रखा गया है। ये इसीलिए रखा गया है कि आपको ये बताने के लिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करते हैं या कुछ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, या कहीं जॉब भी करना चाह रहे हैं, तो सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। कंपनी है, और अगर आपको कंपनी की जिम्मेदारी मिलती है तो आप उस कंपनी को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से आप फोरकास्टिंग करेंगे, फ्यूचर की प्रिपरेशन के लिए तैयार रहेंगे, किस तरह आप अपना बजटिंग करेंगे, किस तरह आप कंट्रोलिंग करेंगे, किस तरह आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे को। इन सब चीजों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे और इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड मैनेजमेंट, जो भी आपका टॉपिक है उसका, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे कि इन फ्यूचर अगर हम इस पोजीशन पे जाते हैं तो हम उन चीजों को कैसे सेटअप करेंगे। आपने अकाउंट सीख ली, फाइनेंस सीख लिया, सब सीख लिया आपने, ठीक है। स्टैट्स आपने सीख ली, आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स सीख लिया, कम्युनिकेशन आपने सीख लिया, बिजनेस कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग आपने सीख ली, सब सीख लिया आपने। जो नहीं सीखा था वो था मैनेजमेंट, कि अगर आपको बाय द एज ए मैनेजर अगर आपको कहीं डिप्यूट किया जाता है तो आपकी क्या क्या क्वालिटी होंगी, किस तरह से आप लोगों को काम बांटेंगे, ठीक है। वो सब अभी हम पढ़ेंगे। हेनरी फ्योल के अभी आपको 14 प्रिंसिपल पढ़े, डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ेंगे, तो उसमें ये साफ लिखा हुआ कि आदमी की क्वालिटी को चेक करो, उसके बाद उसको वर्क डिसाइड करो कि कैसे कैसे आपने उसको वर्क डिसाइड करना है। एक हायरार्की दी गई है, आप इसको फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड है, तो 14 प्रिंसिपल उनके हैं। ऐसे FW टेलर है, ठीक है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो मैं आपको बेल्चे का भी एग्जाम्पल दे रहा था, वो उन्होंने अपने जो वो अमेरिका में किसी कंपनी में काम कर रहे थे एज ए सुपरवाइजर, तो ये वहां उन्होंने महसूस करा कि यार इसमें टाइम भी लग रहा है, लंच टाइम भी जा रहा है, मेरे लेबर थक भी जा रही है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने सबसे पहले फावड़े का और बेलचे का वो किया, यूज किया, कि उनको दिया। तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ यार, इससे तो टाइम बच रहा है और थक भी नहीं रहे हैं और ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। तो वो उनको मैनेजमेंट का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का गुरु माना गया है, कि उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने बुक्स भी लिखी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनकी कई, और अभी अब मैं आपको आगे बताऊंगा उनकी बुक्स के नंबर को, उन्होंने किस किस तरह से कौन कौन से उन्होंने प्रैक्टिकल करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उनको बाद में जाके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया उसी और कंपनी का। इन जो भी उन्होंने एग्जाम्पल, जो भी उन्होंने प्रयोग करे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे उन सारे लेबर्स के ऊपर, किस किस तरह के, उन्होंने कहा बेलचा होना चाहिए, उन्होंने कहा फावड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें, तो ये सब धीरे 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 जब लोगों ने सोचा सोचा सोचा, तो अब देखो जेसीबी आ गया, वो सीधे एक ही बार में उठा के वहां डाल देता है तो उसी का ही इन लार्ज रूप, बेलचे और फावड़े का, ठीक है। अगर आपको बारीक काम करना है तो आपने देखा होगा कन्नी से करते हैं प्लास्टर, तो वो उसी चीज का यूज, अगर वो हाथ से करेगा तो कब तक करेगा, वो फिनिशिंग आएगा नहीं। तो धीरे धीरे इन सब चीजों के ऊपर के ये और बेहतर से बेहतरीन होती रही ये सारी चीजें। तो इनिशियली स्टार्ट तो उन्होंने किया, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे कि वो कौन थे, किस, लॉरेंस एप्पल की मैंने आपको अभी बात बताया, उनके बारे में, हर्सबर्ग के बारे में हम बात करेंगे, उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल आपको दिए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर काम किया है, जिनकी वजह से आप ये अलग स्ट्रीम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन सब लोगों के ऊपर हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, जैसे हम अब ऑफलाइन क्लासेस भी हो सकता है हमारी शुरू हो जाए अब, और कल काउंटिंग हो जाएगी तो उसके बाद सब जो है नॉर्मल हो जाएगा। एंड देन आई रिज्यूम माय सर्विसेज इन द कॉलेज। तो फिर उसके बाद हम ये सब कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो होप यू enjoy this class. This is your introduction of management accounting. ठीक है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू।